हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम कृष्ण झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसे कि आपने हमारा अगर इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, यूटिलिटी के बारे में। आज हम उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेसिस या मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आप किस बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो कैश बेसिस। अब कैश बेसिस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन में मैंने तुरंत पे किया या फिर मैंने किसी से कुछ रिसीव किया। फॉर एग्जांपल बीइंग अ शॉपकीपर, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने कुछ 50 रुपीज़ का गुड्स बेचा। तो अगर मैं सामने वाले से तुरंत पैसा ले रहा हूँ या पे कर दे रहा हूँ उनको, या मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं रिसीव करूँगा, अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ तो मैं पे करूँगा। तो इन एनी सिचुएशन अगर मैं तुरंत पे कर रहा हूँ या तुरंत रिसीव कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे कैश बेसिस पे परचेस या सेल करना। तो चलिए बुक के हिसाब से देख लेते हैं। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल में कैश हमने रिसीव किया है या कैश पे किया है वो रिकॉर्ड करेंगे। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने कोई रेवेन्यू रिसीव किया, इनकम हमने रिसीव किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। या कोई भी एक्सपेंस जैसे ही हम पे करेंगे उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे या उसकी एंट्री पास कर देंगे। ठीक है। तो एनी इनकम रिसीव्ड या एनी एक्सपेंसेस पेड, सच अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountant and not for profit organizations। तो ये जनरली कोई शॉपकीपर तो फॉलो नहीं करता। अब ऐसा नहीं कि कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते ही नहीं, कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट जनरली एक इनके पास फॉलो होते हैं या अकाउंटिंग इनकी किसके पास होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफेशनल हो गए, कोई लॉयर हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। ठीक है। तो उनके पास ये जनरली देखा जाता है, ऐसा नहीं कि शॉपकीपर के पास नहीं होता, बट जनरली ये प्रोफेशनल्स उनको फॉलो करते हैं। अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम पूरा इसी बेसिस पे बेस्ड है और हम यही करते हैं, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। अब ये क्या होता है कि जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन हो गया या कोई एक्सपेंस मैंने इनकर कर दिया, भले ही मैंने वो पैसा पे किया या नहीं किया, ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the revenue whether received or not but has been earned or accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are recorded। मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे ही हमने कोई इनकम जनरेट कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ाने गया कहीं और मैंने क्या किया, वहाँ पे 1 घंटे का टीचिंग किया। तो जैसे ही मैं टीचिंग करके बाहर निकलूँगा, मैंने क्या किया, वो इनकम अर्न कर लिया। अब सामने वाले ने मुझे तभी पे किया या बाद में पे किया वो डिफरेंट थिंग है, बट जैसे ही मैंने टीचिंग कर लिया 1 घंटे का, मैंने क्या किया, इनकम अर्न कर लिया। अब भले ही वो मुझे बाद में पे करेगा, बट क्या होगा, वो मेरे लिए इनकम जनरेट हो गया और मैं उसकी अकाउंटिंग तभी कर लूँगा। ये सेम चीज़ आप एक्सपेंस का ले सकते हैं कि मैंने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ ख़रीदने गया और मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैंने सामान तो ख़रीदा बट मैं पे बाद में करूँगा। तो वो क्या हो गया, जैसे ही मैंने कुछ ख़रीद लिया वो क्या हो गया, अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। भले मैं पे बाद में करने वाला हूँ बट वो एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अक्रूवल सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है, एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट। भले ही आपने इनकम अर्न मीन्स रिसीव किया हो या ना किया हो, अगर आपने अर्न कर लिया तो उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। एनी एक्सपेंस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। अगर एक्सपेंस आपने कर दिया है तो भले ही आपने उसको पे किया है या नहीं किया है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी। और जनरली हम इंडिया में यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस वाला। आइए थर्ड देखते हैं, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। It is a combination of cash basis and accrual basis of accounting. Under mixed basis of accounting, both cash basis and accrual basis are followed. Revenues and assets are generally recorded in cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड या हाइब्रिड, मतलब क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एंड अक्रूवल बेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैश बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे और अक्रूवल बेसिस पे भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, बट हमारे इंडिया में क्या है, ये प्रोहिबिटेड है, ये एप्लीकेबल नहीं है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
Qualitative characteristics of accounting information. Accounting means the numerical qualitative presentation of business transactions of financial nature. While recording accounting information in the books of accounts, we must observe the following qualitative characteristics of accounting. हमें क्या बोला है कि अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं तो हमें देखना है कि उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या क्या क्या हमारे लिए वो यूज़फुलनेस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं या जो भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है, ठीक है, वो आपको पहले देखना है। और अगर आपके पास रिटर्न फॉर्म में है तो वो बट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रिलायबल होगा। तो इसीलिए क्या होता है, अकाउंटिंग हमें यूज़फुल होता है। रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किया है वो क्या होना चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, हमारे लिए कुछ रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस होना चाहिए उसका। अब ऐसा नहीं कि मैं हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दे जाऊँ, हर ट्रांजेक्शन इन द सेंस जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। बिजनेस से रिलेटेड है तब तो मुझे रिकॉर्ड करना है, बट इन केस अगर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है तो वो मैं अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं कौन से ट्रांजेक्शन और कितने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से मिल रहा है या जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकें, मीन्स समझ सके कि हमने किस बेसिस पे वो अकाउंटिंग किया है या क्या उसके इफ़ेक्ट्स है या कितने का ट्रांजेक्शन था, कैसे हमने वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। तो ये सब हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट से। कंपेरेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब कंपेयर करना इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे 10th के मार्क्स और मेरे 12th के मार्क्स, मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन है तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। या फिर मुझे अगर फ्यूचर में थोड़ा बेटर करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, मेरे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मेरे पास डेटा होना चाहिए कि मैं कंपेयर कर सकूँ कि नहीं मेरा करंट पोजीशन ये है, फ्यूचर में मुझे इसे थोड़ा बेटर करना है, या करंट पोजीशन मेरा अगर ख़राब चल रहा है तो एटलीस्ट मुझे एट पार मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर एट प्रॉफिट आगे जाके निकलना है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे दिया है, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आगे जाते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, बट इसके बिना आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको बार बार ये वर्ड्स आने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली दो टाइप के हो सकते हैं। अब कौन से टाइप के वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, या तो पे करके कर सकते हो या तो फिर उधार में रख के, मीन्स मॉनेटरी हो सकते हैं या नॉन मॉनेटरी। अब उधार इन द सेंस क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया तो वो भी कैसा एक फॉर्म हो गया कैश ट्रांजेक्शन का ही, मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का ही, सॉरी। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन उसको कैसे बोल सकते हैं, जैसे अभी भले ही मैंने अभी पे नहीं किया बट इन फ्यूचर 10 दिन बाद 1 महीने बाद तो मुझे पे करना है, तो या तो आप पैसे दे के कर सकते हो या बिना पैसे के। तो जो पैसे दे के करोगे ट्रांजेक्शन उसको हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जो बिना पैसे के होंगे उनको नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के फर्दर दो टाइप हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम क्या करेंगे, कुछ हम खरीदने जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 50 रुपीज़ का कुछ परचेस किया और मैंने पे कर दिया। तो तुरंत जो मैंने पे कर दिया उसको हम क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन्स। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक टीवी सेट परचेज़ करने गया। उस केस में मैंने क्या किया, वो अंकल मेरे पहचान वाले थे तो मैंने उनको बोला नहीं अंकल मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पे करूँगा। अंकल एग्री हो गए, उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ तुम ये टीवी, 2 महीने बाद पे कर देना। उस केस में मैं उनको पे तो करने वाला हूँ, मतलब वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, बट मैं पे कब करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा। मतलब ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। मॉनेटरी में एक कैश ट्रांजेक्शन जो मैं तुरंत पे कर दे रहा हूँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो मैं थोड़े दिनों बाद 10 दिन 20 दिन 1 महीना या 2 महीना जो भी मुझे पीरियड अलाउड होगा उतने दिन बाद में पे करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बार्टर ट्रांजेक्शन के बारे में होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बार्टर ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, मैंने कोई गुड्स दिया, उसके बिहाफ पे मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ या कोई गुड्स ले रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स के बिहाफ पे गुड्स या गुड्स के बिहाफ पे सर्विस एक्सचेंज में ले रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं बुक में, आप वो पढ़ सकते हैं।
नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स में आपको कुछ दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। जैसे एंट्री के बारे में बताया, तब जो भी मेरा ट्रांजेक्शन होगा और उसकी रिकॉर्डिंग में करूँगा तो उसको हम एंट्री बोलते हैं। अब मैंने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया तो हमें क्या करना है, उसके नीचे एक नरेशन लिखना है। अब नरेशन क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसका शॉर्ट समरी होता है। जैसे मैंने कुछ परचेस किया तो हम लिख सकते हैं उसको। नरेशन आपका नॉर्मली बीइंग से स्टार्ट होता है या फॉर से स्टार्ट होता है। तो जनरली आप अकाउंटिंग अगर अपने बुक्स में देखोगे तो बीइंग फॉलो करते हैं। तो मैं एक ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कुछ परचेस किया तो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज। कैश में किया है तो फॉर कैश आप चाहिए तो आगे लिख सकते हो, या क्रेडिट में किया है तो क्रेडिट। तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश बेसिस या ऑन क्रेडिट बेसिस। तो ऐसे ही स्वीट और शॉर्ट में आपको क्या करना है, नरेशन लिखना है। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खरीदोगे, या कोई आर्टिकल हो सकता है, थिंग हो सकता है जो कोई बेच रहा है। तो अब गुड्स अलग अलग चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्नीचर वाला है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो गए, एक मेडिकल वाला है तो उसके लिए दवाइयाँ गुड्स हो गई। तो ऐसे गुड्स अलग अलग चीज़ें हो सकती है। बेसिकली आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मीन्स एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी पैसा या असेट या ऐसा कुछ वो इन्वेस्ट कर रहा है जो उसके बिजनेस में हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मैंने क्या किया, अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया, तो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया। ठीक है, मैंने जो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। हो सकता है मैंने कोई एसेट भी परचेस किया हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स क्या होता है, मान लीजिए मेरा ही बिजनेस है, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट मुझे ज़रूरत पड़ गई बीच में कुछ पैसों की, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत थी, या फिर मैं अपने ही किसी काम के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाल ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5,000 रुपीज़ निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। तो ऐसा जो भी एक्सपेंस या मनी मैं अपने बिजनेस से निकालूंगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइंग्स बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल बीइंग अ शॉपकीपर, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने क्या किया, किसी को गुड्स सेल किया। अगर मैं क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहा हूँ तो जिसको मैंने वो गुड्स सेल किया है वो क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा मेरे लिए। जैसे मैंने गुड्स अपने फ्रेंड को सेल किया तो अब मेरा फ्रेंड क्या हो गया, मेरे लिए डेटर हो गया। ठीक है, होप्स आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। क्रेडिटर, अब जैसे मैं क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहा हूँ वैसे, बट ऑब्वियस सी बात है मैं भी किसी से क्रेडिट पे परचेस करता रहूँगा। अब मेरे शॉप पे कोई सामान देने आया, मैंने बोला अंकल मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अब 2 दिन बाद आके ले जाओ या 10 दिन बाद आके ले जाओ। तो जिनसे मैंने परचेस किया एज अ बिज़नेस, आप खुद को एज अ बिज़नेस कंसिडर कीजिए, और आप जिससे परचेस करोगे क्रेडिट बेसिस पे उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। आपने जिसको सेल किया वो डेटर, आपने जिससे परचेस किया वो क्रेडिटर। तो आपको खुद को एज अ बिजनेस कंसिडर करना है। अब बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स वो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ क्रेडिट बेसिस पे बेचा अभी, तो मैंने क्रेडिट बेसिस पे बेचा, दैट इज़ गुड थिंग कि फ्यूचर में मुझे पैसा आने वाला है। बट इन केस मैंने जिसको बेचा वो मेरे पैसे लेके भाग गया, या फिर किसी रीज़न की वजह से वो बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, वो मेरे पैसे मुझे लौटा नहीं सकता फ्यूचर में कभी भी, तो उस केस में क्या हो गया, मेरा वो लॉस हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस या अकाउंटिंग टर्म्स में बैड डेट्स बोलेंगे। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब एक्सपेंडिचर मीन्स कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मैं कंसिडर करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, या मैंने कोई ऐसा खर्चा जो मैंने अपने बिजनेस के लिए किया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। अब खर्चा इन द सेंस हो सकता है मैंने अपने बिजनेस के लिए लाइट बिल भरा, मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ परचेज किया, या कोई ऐसा चीज़ जो मुझे बिजनेस के लिए ज़रूरत था करने के लिए, उसको हम एक्सपेंस में काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने असेट परचेस किया या ऐसा कोई खर्चा किया जो क्या करेगा, मेरे असेट का वैल्यू इंक्रीज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ऐसा कोई चीज़ जो आपने अपने बिजनेस के लिए परचेस किया हो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेस किया, वो 1 महीने तक ही चलने वाला है या 2 महीने तक ही चलने वाला, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करेंगे। बट वही चीज़, कोई ऐसी चीज़ मैंने परचेस की जो 3 साल चलने वाला है, 2 साल चलने वाला है,
या 1 साल से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा चल रही है तो उसको हम जनरली क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्ग टर्म में कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा या प्रॉपर्टी खरीदी जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना पूरा बिजनेस सेटअप करूँगा। तो वैसा तो है नहीं कि मैं हर 4 महीने या 6 महीने पे लैंड एंड बिल्डिंग चेंज करते रहूँगा, ठीक है। मतलब मैं 2 साल 5 साल या 10 साल तक उसको यूज़ करूँगा जनरली। तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट गिव्स द बेनिफिट, सॉरी चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स असेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। तो या तो ये फिक्स असेट एक्वायर करने के लिए आपने यूज़ किया होगा या उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मतलब क्या होता है, ये एक्सपेंस हम बार बार नहीं करते। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हर बार तो खरीदते नहीं बैठूंगा, तो ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर। एग्जाम्पल दिया है परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो आप कोई मशीनरी परचेस कर रहे हो या बिल्डिंग का कोई पार्ट एक्सटेंड करवा रहे हो, मीन्स बढ़ा रहे हो अपना जो प्रीमाइसेस है या लैंड एंड बिल्डिंग है वो। तो वैसे केस में क्या होगा, वो आप बार बार नहीं करोगे। या आपने कंप्यूटर परचेस किया तो आप क्या करोगे, 2 साल 3 साल 5 साल में एक बार कंप्यूटर परचेस करोगे। ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो छोटे मोटे खर्चे हैं जो आप क्या करते हो, बार बार करते हो या हर महीने 2 महीने पे आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी मशीनरी को मैं अगर मेंटेन रखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑयलिंग करवानी पड़ेगी या उसको हर थोड़े टाइम पे मेंटेन रखवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। या अभी कभी कुछ ख़राब हो गया, छोटा मोटा ख़राब हो गया, खर्चा पड़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करवाएंगे। तो ऐसे केसेस में वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही मिलता है। तो एक चीज़ याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो नॉर्मली ये लमसम अमाउंट या बड़े अमाउंट में खर्चा होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो जनरली हमें बार बार होते हैं। इसका एक आध एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें हर महीने पे करना पड़ता है, रेंट हमें हर महीने पे करना है। तो ऐसे एक्सपेंसेस हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। deferred revenue expenditure, an expenditure which is basically revenue in nature। ये deferred revenue expenditure क्या होता है, बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इसका बेनिफिट हमें थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलता है। थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन इन द सेंस मुझे ये छोटे मोटे खर्चे ही है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, बट इसका बेनिफिट मुझे 2 साल 3 साल के लिए मिल सकता है। बट हाँ, यहाँ पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस ये है कि ये आपके असेट की कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने देखा था कि वो क्या होगा, हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज करेगा या तो हम कोई नया असेट परचेज करेंगे। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा एग्जांपल देने का ट्राई कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम कोई घर परचेस कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने पेंटिंग करवाई, तो वो क्या हो जाएगा, मैं अभी जस्ट परचेस कर ही रहा हूँ और मैंने पेंटिंग करवाई, तो वो क्या कंसिडर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर होगा। तो घर का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि आपको इजीली समझ सके कि ऐसा कोई एक्सपेंस अगर मैं मशीनरी पे एट द टाइम ऑफ परचेस कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम काउंट कर सकते हैं। बट वही चीज़ अगर मुझे बार बार करनी पड़ रही है, बार बार इन द सेंस वो पुरानी हो गई है और सिर्फ मैं उसको मेंटेन रखने के लिए कर रहा हूँ, 2 साल बाद या 5 साल बाद मैंने कलर करवाया, फिर हम क्या करेंगे, जनरली हम कलर हर साल नहीं करवाते, तो इसके लिए 2 साल या 3 साल पे, मीन्स एक बार हमने कलर करवाया उसका बेनिफिट हम क्या कर रहे हैं, 2 साल तक या 3 साल तक ले रहे हैं। बट मेरे असेट की कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आपके कंसेप्ट वाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट इज़ अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू परचेसर। तो डिस्काउंट तो हम सबको पसंद है। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, वो ऐसा अमाउंट है जो हमें क्या मिलता है किसी सेलर से, मीन्स फॉर एग्जांपल कोई सेलर हमें प्रोवाइड करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ का गुड्स था, सामने वाले ने हमें 45 पे दे दिया या 40 पे दे दिया, तो वो जो 5 रुपये या 10 रुपये आपको कम लिया सामने वाले शॉपकीपर ने, वो क्या हो गया, हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। तो अब डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स ऐसा डिस्काउंट जब भी हम नॉर्मली कोई ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं
तो हमें क्या मिलता है, MRP पे कुछ डिस्काउंट मिलता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये की चीज़ थी, अब आप एक चीज़ खरीद रहे हो तो आपको पूरा 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। बट वहीं आप क्या करो, 10 सेम सामान खरीदो। यहाँ पे हम वो चीज़ को या उस सामान को, समझ लीजिए मैंने शर्ट पैंट पीस पकड़ लिया या शर्ट पैंट रेडीमेड कपड़ा पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं एक शर्ट पैंट अगर खरीदूंगा तो मुझे 1000 रुपये का पड़ रहा है। बट सामने वाले से मैंने क्या बोला, मैं 10 शर्ट पैंट एक साथ में खरीदने वाला। तो सामने वाले ने बोला ठीक है आप 10 खरीदोगे तो मैं कुछ पैसे कम कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो मुझे वो डिस्काउंट दे रहा है, पैसे कम कर रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसा अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखेगा। मतलब उसने क्या किया, सामने वाले ने मुझे वो प्राइस कम लिया, सॉरी। चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये क्या है, आपको जो कैटलॉग प्राइस मीन्स MRP या लिस्ट प्राइस जो बोलते हैं हम, उस पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। द डिस्काउंट इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। आपको परचेस के टाइम मिल सकता है या सेल के टाइम मिल सकता है। अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो आपके लिए भी हो सकता है, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो इन दैट केस भी हो सकता है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया, परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, सेल करोगे तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ परचेस के लिए या सिर्फ सेल के लिए, दोनों ही केसेस में हो सकता है। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड और सोल्ड रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू पेएबल, दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउ। तो आप जो भी वैल्यू का गुड्स परचेस या सेल करोगे उसकी एंट्री हमेशा उसी वैल्यू पे होगी जिस पे आपने सेल या परचेस किया है। मीन्स नेट अमाउंट पे डिस्काउंट वाले अमाउंट की रिकॉर्डिंग नहीं आती। एग्जाम्पल दिया है, इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी ₹950 both by the purchaser and the seller and not ₹1000. Hence, ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। मतलब क्या, अगर आपने कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदी है और सामने वाला 5% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपके बुक्स में उसकी एंट्री कितने पे आएगी, 950 पे, चाहे आप परचेसर हो या सेलर हो। मतलब ये दोनों ही के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट। 950 का रिकॉर्डिंग होगा बट वो जो 50 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट 5% हमें मिला है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। कैश डिस्काउंट, चलिए देखते हैं। It is the amount deducted from the final amount due at the time of receipt. It is the concession given for encouraging prompt payment. तो अब कैश डिस्काउंट नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा, अगर हम कुछ तुरंत पे करने के लिए रेडी है तो हमें क्या मिलेगा, कैश में डिस्काउंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कुछ परचेस किया, ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर एग्जांपल दिया था टीवी सेट्स का। तो मैंने अंकल को बोला कि ठीक है अंकल मैं आपको 2 महीने बाद पे करूँगा। अंकल एग्री हो गए। बट मुझे कहीं ना कहीं से पैसे का ये था, या फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी पे कर देता हूँ, कहीं से मुझे पैसे तुरंत आ गए या मिल गए, किसी भी रीज़न की वजह से, वो हम बाद में देख लेंगे। बट मैं तुरंत पे करने के लिए रेडी हो कि अंकल 10,000 का टीवी है बट मैं आपको कैश पे करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं 9,500 ही दूंगा। तो अंकल भी सोचने लगे कि ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, 10,000 तो मिलेगा मुझे बट 2 महीने बाद मिलेगा, उससे बेटर क्या है कि मैं तुरंत ले लूँ, 9,500 पे मिल गया तो मेरे लिए बेनिफिट ही है। वो 9,500 में 2 महीने अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उस केस में अंकल एग्री हो गए। तो अंकल ने मुझे 10,000 का सामान जो वो रेडी हुए थे 10,000 पे देने के लिए, वो मुझे 9,500 पे उन्होंने दिया। तो क्यों दिया, क्योंकि मैं उनको तुरंत कैश में पे करने के लिए रेडी हुआ। तो ऐसे जो हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट्स। और ये बायर के अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा और सेलर के अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगा। होप्स आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप्स आपको ये टर्म्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दे। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी कुछ इजी वे में समझने का मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।